दिक्कत होती है वो बच्चों के साथ क्या होती है या हम लोग के साथ क्या होती थी कि हम लोग जो चीज़ पूछा जा रहा है उसका मतलब नहीं समझ में आता था। ये आज के दौर के हिसाब से कई बार ऐसा महसूस होता है कई घरों में तो कि माँ बाप को होते हुए मतलब बच्चों को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है फिर उसके बाद। हाँ, रियल बीएससी में सबसे ज्यादा जिसकी वजह से गणित छोड़ने की वजह अगर बच्चों से पूछें तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि रियल एनालिसिस, जिसके बाद हमारा गणित से मोह भंग हो गया था। हमें समझ में आया इसमें कुछ भी रियल नहीं था कि मतलब अगर आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाती है। देखिए गणित एक्चुअल में क्या है ना कि गणित एक लैंग्वेज है जिसको कि अगर आपने एक बार समझ लिया इन द सेंस कि अगर आपका वो लॉजिक उस तरह से डेवलप हो गया जी कि इसके बाद क्या करना है तो आपको लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जिस समय हम लोग पीएचडी करते थे उस समय बहुत लिमिटेड बच्चे पोस्ट डॉक पे थे। एचआरआई में 2 या 3 बच्चे थे। आज एचआरआई के अंदर 17-18 बच्चे होंगे पोस्ट डॉक के लिए। हाँ नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से गणित विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक जैन सर हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे साथ बातचीत में। ये बातचीत जो है हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं और जो उनके गार्जियंस हैं, कई बच्चे हैं जो गणित में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हों और वो चाहते हों कि गणित की यात्रा में क्या क्या दिक्कतें आती होंगी, ये आपका भी अनुभव होगा, थोड़ा हमारा भी होगा, और आगे क्या क्या स्कोप होता होगा। हम अलग अलग लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर एक का अपना एक व्यू पॉइंट होता है और पता नहीं किसका व्यू पॉइंट किसी गार्जियन को या किसी बच्चे को अपील कर जाए कि अरे वाह हम ऐसा सोच सकते हैं। तो हम इस बातचीत का उद्देश्य ये रखते हैं सर पूरा ना। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आप अपनी जीवन यात्रा जहाँ से शुरू हुई, जहाँ आपने पढ़ाई की, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सब हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे ये बड़ा मायने रखता है, कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग इलाहाबाद में ही हुई, मेरी सारी पढ़ाई लगभग इलाहाबाद में ही हुई है। तो जैन विद्यालय वहाँ पे है, हम लोग जीरो रोड में रहते थे, वहाँ पास में जैन विद्यालय, जैन है भी जी। तो वहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट हुई और कुछ अच्छे मैथ्स के टीचर वहाँ पे भी मिले, बहुत सारे टीचरों में। एक अंजलि दीदी थी, बहुत डांटती थी लेकिन बहुत अच्छे से बताती थी और बहुत सारे वहाँ पे अच्छे टीचर्स थे। 5 क्लास तक वहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर बाकी 6 क्लास में एडमिशन वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे भी टीचर्स बहुत अच्छे थे, पंचुअल थे, अच्छे से पढ़ाते थे, ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव थी मेरे साथ। और वहाँ पे एक टीचर थे मैथ्स के, एसपी कुशवाहा सर जी। वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे मैथ्स कि हम लोग मतलब उनसे कहीं भी पकड़ लें उनको कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा। और उनको अगर मिट्टी भी मिल जाए तो वहीं पे रेखा गणित बना के समझाना शुरू कर देते थे। ये बड़ी बात है। उस दौर में तो डिवोशन कूटने था। पीटने में माहिर टीचर होते थे, पहले तो पूछने में ज़्यादा डर लगता था कई बार। हाँ नहीं, वो बहुत फ्रेंडली थे, क्लास टीचर भी थे और मैथ्स के टीचर थे, 6, 7, 8 तीनों क्लास में वो क्लास टीचर रहे और बड़ा फ्रेंडली थे। और कभी भी पूछ लें कहीं पे भी मिल जाए तो वहीं पे कुछ नहीं है तो लाओ उठाओ, चौक उठाओ, कुछ भी उठाओ, मतलब ईंटे का टुकड़ा भी उठाओ, वहीं ज़मीन में बना के फिगर समझा देते थे। अच्छा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव था। तो रेखा गणित बड़ा अच्छा लगता था हमको, 6, 7, 8 में पढ़ते थे और बाकी सब भी ठीक था। रेखा गणित विजुअलाइजेशन की वजह से अच्छा लगता होगा ना। हाँ, विजुअल परसेप्शन है ना, भी था हाँ, कि कैसे चित्र है ना, दिख रहा है। ठीक। तो वो अच्छा था। और उसके बाद फिर जब 6, 7, 8 के बाद 9, 10 में आए तो 9, 10 में मैथमेटिक्स के मतलब बहुत सारे टीचर थे वहाँ पे, बहुत अच्छे थे। एक श्रीवास्तव सर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे और बहुत सारे अच्छे लोग थे जी। लेकिन क्योंकि बात अभी मैथमेटिक्स की हो रही है, इसलिए हम उसके टीचर का नाम ज़्यादा बोल रहे हैं आपको जी। तो SR पाल सर थे। अच्छा। वो SP कुशवाहा सर की तरह नहीं थे कि कहीं भी मिल जाओ और सब अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन वो उनका एक अलग सिस्टमेटिक तरीका था पढ़ाने का। और वो लिखना सिखाए चीज़ों को कि कैसे आप आर्गूमेंट लिखेंगे, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से वो लिख के चीज़ों लैंग्वेज मतलब जब आप हायर क्लास में जाते जाए तो आपको आना भी चाहिए ना कि लिखना कैसे, बात को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे लिखेंगे और चीज़ें कैसे मैथमेटिक्स करेंगे। तो सर आप ये अभी कौन सी क्लास की बात चल रही है हमारी? ये 9, 10 की। 9, 10 बहुत अच्छी बात है कि 9 का टीचर आपको
गणित खुद में भाषा है और उसमें वो फिर लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करें कैसे तर्कों एक्सप्रेस को, कर रहे हैं, कैसे लिख ये रहे हैं, बड़ी बात है। सब तो टास्क था। एक ऐसे हम शेयर करते हैं, मतलब हम लोग एक बार क्लास में टीचर नहीं आए, मैथ्स के टीचर नहीं थे, तो कोई दूसरे टीचर आए, वो बोले कि एक एक्सरसाइज खोल लो और लगा डालो पूरी। तो एक चैलेंज की तरह लिए उस दिन, और वो एक्सरसाइज उतनी ही देर में पूरी 10-15 जो क्वेश्चन थे पूरा कर डाले, जबकि वो टीचर ने पढ़ाया नहीं था पहले। नहीं, टीचर पढ़ा, मतलब वो बताया हुआ था, दूसरे टीचर आए, कहे वो एक्सरसाइज खोल लो और पूरी कर डालो। अच्छा। तो बैठ के पूरी एक्सरसाइज कर डाले, तो लगा कि हाँ, कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस कि हाँ हम लोग इतना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। और फिर उसके बाद इंटर में टीचर मिले। इंटर में उस तरह के टीचर नहीं मिले, लेकिन टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो थोड़ा सा कम क्लास लेते थे, लेकिन ठीक थे। तो मैथमेटिक्स इस तरह से चलता रहा। फिर एक कोचिंग भी पढ़ते थे, वहाँ पे पाठक सर थे, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। छोटे क्लास में एक हमारे मोहल्ले में ही एक सर थे, उनको हम लोग बाबा बोलते थे। उनका भी एक खास बात था, वो खास बात ये था कि वो जो है ओरल सुनते थे, बताओ क्वेश्चन पढ़ो, हाँ ठीक है, और ओरल कैलकुलेशन करते थे, अच्छा ऐसे ऐसे इसको कर लो, ठीक। फिर वैसे ऐसे लिखते थे, हो जाता था। उनका भी अपना अलग स्टाइल था। हाँ, वो उस उम्र में हमारे लिए तो बड़ी कौतूहल की बात हुई ना, कि आदमी ऐसे कर दे रहा है, ऐसे ही वो तो ये भी इंटरेस्ट जगाने में मददगार हुआ। और कई बार वो नहीं भी सुनते थे और कहते थे फिर से पढ़ो, करो करो करो। तो करते करते अगर 15-20 मिनट उनके पास बैठे और 4 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अपने आप आंसर समझ में आने लगता था कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ये भी एक उनका स्टाइल था। उस समय लगता था बताते ही नहीं है कैसे करते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, ये भी एक स्टाइल है कि वो बच्चा अपने से ही कर ले रहा है फिर, क्योंकि बार बार जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर, क्वेश्चन, हर प्रश्न में उसका उत्तर छिपा होता है, ये हमेशा सही बात है। अब प्रश्न आप कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं और उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं। अब हम हुए मेडिकल्चर के लोग आज की जनरेशन के साथ, कि फटाफट पढ़ लिया, अब बताइए, नहीं बताना नहीं है, उसी में है, उसी में सब है। कॉपी में 2 हिस्से बना लीजिए, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और यहाँ से यहाँ तक अब कैसे जाएंगे आप सोचोगे, तो 2 या 3 सवाल के बाद बच्चे आंसर बताने लगेंगे। ये जहाँ ये तरीका अगर उन्हें बोर्ड पे या कॉपी पे बनाना सिखा दिया। इसमें जो दिक्कत होती है वो बच्चों के साथ क्या होती है, या हम लोग के साथ क्या होती थी, कि हम लोग जो चीज़ पूछा जा रहा है उसका मतलब नहीं समझ में आता था। हाँ, जो डिफिनीशंस हैं वो बेसिक क्लियर नहीं हो रही हैं। तो जब बेसिक डिफिनीशन नहीं क्लियर हुई तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप करेंगे कैसे। तो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम हम लोग के साथ थी। तो जब बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ते थे तो उसका एक एक टर्म फिर क्लियर होने लगता था, अच्छा ये कह रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जैसे ही वो क्लियर होता था क्वेश्चन बन जाता था जी। और ये सिर्फ छोटे लेवल की दिक्कत नहीं है, ये मास्टर लेवल पे या बैचलर लेवल पे, हर लेवल पे यही दिक्कत है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है तो फिर बनेगा कैसे। तो ये एक चीज़ें हैं। ये हमारी गणित शिक्षा में सर हमेशा रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागने के बजाय, अरे उसके बच्चे ने 50 सवाल कर दिया, इसने 30 कर दिया, अरे मत करो, 3 और 4 ही करो, 2 ही करो दिन भर में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, 2 सवाल 3 सवाल, लेकिन आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। वो उसके अंदर थॉट प्रोसेस ना, सोचते रहो और सोचो थोड़ा और क्या क्या हो सकता है, तो उससे ना दिमाग में जैसे चीजें अंकुरित होती हैं, विचार अंकुरित होने लगेंगे। भाई ऐसे ही हुआ, घर से दूर भी था और घर वालों का काफी सहयोग रहता था, और घर से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता था कि वो लोग नहीं बोलते थे कि पढ़ो दिन भर, पढ़ो दिन भर, पढ़ो। सर, ये मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर है। ये हमने जब राजेश प्रताप सिंह सर से बातचीत की थी, ये लाइन वहां भी आई थी कि परिवार का प्रेशर नहीं था। मतलब ये आज के दौर के हिसाब से कई बार ऐसा महसूस होता है कई घरों में, तो कि माँ बाप को होते हुए मतलब बच्चों को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है फिर उसके बाद। कई घरों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ये महसूस हो रहा है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं चीजों को लेकर। और तो ये बहुत शानदार लाइन कही आपने कि परिवार का ऐसा कोई प्रेशर नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं था कि तुमको ये करना ही है, ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। जैसे तुमको समझ में आ रहा है करो। बल्कि उसमें वहाँ पे जब जैन विद्यालय से निकले तो वहाँ पे बगल में एक स्कूल था, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तो अब मेरा जीआईसी काफ़ी दूर था। अच्छा, तो कैसे जाएंगे, जीआईसी ये था। तो भैया बोले नहीं हम छोड़ेंगे। तो वो 3 साल तक समझ लीजिए
वो सुबह उठ के पहले साइकिल से हमको छोड़ते थे और फिर 12 बजे साइकिल से लेके आते थे। एक क्या बात है सर। बड़ा तो उसके बाद फिर साइकिल हम ले लिए और फिर अपना जाते आते थे। तो ये सब रहा सहयोग सबका बहुत सारा। फिर एडमिशन हो गया बीएससी में। बीएससी की पढ़ाई और इसकी बीएससी पढ़ाई में में कहाँ काफी अंतर एडमिशन है। लिया? बीएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। अब बीएससी की पढ़ाई और इधर की पढ़ाई में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है कि वहाँ पे जो पढ़ाई थी वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल थी और इंटर तक की जो पढ़ाई होती थी उसमें न्यूमेरिकल होता था, क्वेश्चन बनाना होता था। और इंटर तक में एक फिक्स्ड किताब होती थी, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक कर लेना है, काम खत्म हो जाता। अब बीएससी में क्या होता था कि ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, कुछ चीज़ यहाँ पे, कुछ चीज़ यहाँ पे, कुछ चीज़ यहाँ पे। तो ये एक थोड़ी सी डिफिकल्टी थी। बीएससी जब स्टार्ट किए तो शुरू में तो हमको काफ़ी दिक्कत हुई। माध्यम का भी एक अंतर होगा। माध्यम का भी अंतर था, हम लेकिन यूपी बोर्ड से पढ़े हैं हिंदी माध्यम से। हाँ, ये एक माध्यम और का अंतर अंग्रेजी था, जाके। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हमको नहीं पड़ा क्योंकि इंग्लिश एक नरेंद्र सर थे, हम लोग इंटर में इंग्लिश पढ़े उनसे अलग से जाके ट्यूशन, तो इंग्लिश थोड़ी सी ठीक हो गई थी हमारी। तो उसमें जो लिखने और पढ़ने की समझ है थोड़ी कर लेते थे, बढ़िया। उतना दिक्कत नहीं हुआ इंग्लिश के लिए। लेकिन ये है कि वो जो दिक्कत हुआ कि एक किताब नहीं लगाना है, हमको आदत थी कि एक किताब उठाए और शुरू एक से लेके फिक्स उसका किताब सारा होनी चैप्टर चाहिए। पढ़ते थे। ये हम किताब सब का एक आदत था कि वो जो लिखा है उसको जरूर पढ़ते थे हम, छोटे से जो आगे से लिखा है उसको पूरा पढ़ के तभी चैप्टर बनाते थे, और उसके एग्जाम्पल करते थे तो चीज़ें चैप्टर वाली हो जाती थी। तो अब एक किताब नहीं है, फिर किताब इसमें से है, वो उधर है, दूसरी है, वो सारे रेफरेंस अरेंज करके रखना और फिर बैठ के पढ़ना, वो थोड़ा सा शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई। बल्कि एनालिसिस का पेपर में कम नंबर आया था, हमने फिर उसको फिर बाद में बैक दे के उस नंबर को बढ़ाया। लेकिन जब दोबारा हमने रियल एनालिसिस का पेपर बैक दे के उस नंबर को बढ़ाया, पहले 9 या 10 नंबर था 50 में, और फिर बैक दे के उसको 35 तक हो गया मेरा। तब फिर हमको समझ में आया कि एनालिसिस जो है क्या चीज़ है। जब बैक दिया हमने दोबारा तब हमको समझ में आया कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि एनालिसिस कैसे है। रियल एनालिसिस का पेपर था, उसमें ये नहीं समझ में आता था कि वो हम लोग तो जो पढ़ लिए हैं नेचुरल नंबर और रियल नंबर और वो सब, वो फिर से एक्सियोमेटिक कैसे बता रहे हैं, वो किसकी जरूरत क्या है यही चीजें नहीं समझ में आती। हाँ, रियल बीएससी में सबसे ज्यादा जिसकी वजह से गणित छोड़ने की वजह अगर बच्चों से पूछें तो मैक्सिमम लोग कहेंगे रियल एनालिसिस, जिसके बाद हमारा गणित से मोह भंग हो गया था। हमें समझ में आया इसमें कुछ भी रियल नहीं था। और नहीं मतलब ये अगर, लेकिन ये भी सही बात है कि अगर आपने इस किताब पे कमांड बना ली तो एनालिसिस में आगे कहीं भी जाएंगे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, फिर चीजें आपको आने लगती हैं समझ में। तो उस दौर में कुछ अच्छे आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ अच्छे प्रोफेसर भी रहे होंगे, आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत सारे अच्छे थे और अच्छे अच्छे टीचर थे, और ऐसा दिक्कत नहीं हुआ हमको कि कोई कंसेप्ट समझना है और समझाने वाला नहीं है जी। बाकी जो कमी थी अपने अंदर थी। हाँ, नहीं मतलब सर हम जानना, हमारे श्रोता भी और दर्शक भी जो लोग जाने, मतलब कुछ अच्छे विद्वानों के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी जो उस दौर में रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आप उनके बारे में बताना चाहेंगे, कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं, हम लोग को जैसे रियल एनालिसिस पढ़ाए थे डीपी चौधरी सर थे, और टोपोलॉजी नीता सिंह मैडम थी। अलजेब्रा पढ़ाए रामजी लाल सर, रामजी लाल सर के भी 4 वॉल्यूम में बुक भी है। हाँ, चलो तो भारत में ही बहुत बड़ा नाम है। रामजी लाल सर की किताबें या उनके बारे में आप लोग देखिएगा एक बार, आपको रियलाइज होगा कि कोई इंसान कितना बेहतरीन काम कर सकता है, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर। रिटायर होने के बाद वो उस पर पूरा कंसंट्रेट करके लिखे, पहले लिखे थे वो किताब, लेकिन बाद में उसको और प्रिसाइज करके और 4 वॉल्यूम में पूरा लिखे हैं, और वो अलजेब्रा का मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। तो टीचर्स तो हम लोग को अच्छे मिले। एक प्रोफेसर मातंबर तिवारी थे, वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाते थे, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, और उनकी क्लास ऐसे होती थी कि अदर कॉलेज के बच्चे और अदर सेक्शन के बच्चे जिनको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होता था सब आके बैठ जाते थे, और रूम छोटा होता था और बच्चे साइड से खड़े होकर पढ़ते थे। अच्छा। इतना उनका वो प्रभाव था। सर इलाहाबाद जो है वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का भी एक बड़ा गढ़ रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, आज भी सबसे बड़ा केंद्र इलाहाबाद ही रहा। उस फेज में आपने यूपीएससी के बजाय हायर एजुकेशन को तरजीह दी, इसकी कोई खास वजह?
देखिए या आपको गणित एक में मजा आने लग गया था इसलिए पढ़ते रहे वाला है? नहीं, गणित में तो पढ़ते रहे। एक समय था सोचते थे कि हाँ हम भी यूपीएससी देंगे, एसएससी देंगे और हाँ, इलाहाबाद के रेलवे माहौल है देंगे, इसलिए सब पूछा है। सब देंगे ऐसा सोचते थे, बैंक का देंगे एग्जाम, हम्म, ये सब था दिमाग में मेरे भी। ये भी था कि गणित अच्छा लगता था कि नहीं इसमें रिसर्च भी करेंगे, लेकिन ये भी था कि नहीं हमको कहीं जॉब मिल जाए तो हम जॉब भी कर लें। जी। तो ये सब दिमाग में था। तो बीएससी तक तो उतना कंसंट्रेट नहीं थे, मतलब कि हमको ये जॉब हो जॉब, लेकिन फिर जब बीएससी पूरा हो गया उधर एमएससी दे दिए। तो एमएससी में फिर वहाँ नया अपॉइंटमेंट हुआ, नए टीचर्स भी मिले हम लोग को, वो भी अच्छे थे। नए टीचर्स मिले, डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा थे, आरपी शुक्ला सर उस समय ज्वाइन किए, एसएस शुक्ला सर थे, सत्यदेव सर थे। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी एमएससी में, क्योंकि हमको था कि हम एक चीज़ पढ़ने लगते थे तो उसी को पढ़ने रहने लगते थे, तो सारा पेपर हम उतना सारा एक जल्दी नहीं कवर कर पाते थे। तो जो अच्छा लग रहा है उसकी किताब उठा के पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं और अपना उसी में लगे हैं। तो फर्स्ट ईयर दिया हमने, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हमको लगा कि हम तैयार नहीं हैं एग्ज़ाम देने के लिए, हमने छोड़ दिया, ड्रॉप किया एक साल एमएससी। लेकिन उसी साल जेआरएफ मेरा दिसंबर में हमने दिया था, वो हो गया, फिर हमने उसको ड्रॉप ये नहीं किया। किस वर्ष की बात है? ये 2002 में हमने एमएससी जो है हमको देना था फाइनली। तो वो 3 में दिया। हाँ 3 में पूरा किया उसको, ठीक। लेकिन 2002 दिसंबर का जेआरएफ मेरा निकल गया था। हाँ, नहीं आप चीजों को अपेयरिंग का, विस्तार से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। हाँ और जो ये अच्छा बात लगता था इसलिए भी उसी को बता रहा हूँ मैं पढ़ना। आजकल की पीढ़ी को कि तब जो सीएसआईआर नेट की परीक्षा होती थी, वो रिटर्न मतलब उसमें पहला क्वेश्चन। पेपर ऑब्जेक्टिव था जिसमें ओएमआर सीट में गोले बनाने हैं, और दूसरा पेपर सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव था। तो सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना हमेशा, मुझे लगता है आज तो सारा ही ऑब्जेक्टिव है, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो तभी हो पाया होगा जब चीजें आपने सीखी होंगी ना। एग्जाम ओरिएंटेड परसेंटेज लाना अलग बात है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को विस्तार से सीख रहे हैं, भले ही टाइम ज्यादा लगे, कोई बात नहीं। अच्छा फिर लेकिन यार, एक चीज और है आपको कि मतलब अगर आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो वहाँ बहुत सारी चीज सीखने को मिल जाती है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे एल्जेब्राइक ज्योमेट्री भी सीख लिए, एल्जेब्राइक टोपोलॉजी का भी कोर्स था हमारे पास, एल्जेब्रा तो था ही, एल्जेब्रा भी काफ़ी एडवांस से शुरू होता था, और मतलब हाँ फील्ड गैल्वा थ्योरी सब था, फील्ड गैल्वा थ्योरी का भी कोर्स था। तो और आपको मतलब कोर्स अच्छे कोर्स थे, जब आप मतलब इतना, तो अच्छी जगह से चीज़ें होती हैं। उस समय फाइनाइट फील्ड एंड एप्लीकेशन वाला एक कोर्स था, वो भी किया। इलेक्टिव कोर्सेज भी काफ़ी मिल जाते हैं, तो जी ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ें तो रहती हैं। इलाहा यूनिवर्सिटी इस मामले में बढ़िया। मानते हैं कि काफ़ी अच्छा था। सर इसमें जैसे एक बड़ा रोल इस चीज का भी हो सकता है कि आपकी गणित की पढ़ाई बीएससी में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। कई बार उससे भी फर्क पड़ता है कि आप पहुंचते कहाँ तक हैं। तो रियल जैसे एनालिसिस में अलजेब्रा फिर भी शुरुआत में मुझे लगता है बच्चों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। एनालिसिस की जो शुरुआती चीजें हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, तो हम कैलकुलस का जनरलाइजेशन मान के चल रहे होते हैं एनालिसिस को। तो एनालिसिस आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ी? जैसे हमने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ी। नहीं, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी एनालिसिस, रियल एनालिसिस हाँ का एक पेपर था बीएससी फर्स्ट ईयर में। फिर एनालिसिस का एक पेपर जिसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला पार्ट था, वो हमको लगता है सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा। ये और एक फिर अंतर एक है, हमने वो थर्ड एमएससी में एनालिसिस देखा। एक और पढ़ी हमने, मैट्रिक स्पेस और बाकी चीज़ें थी, वो बहुत बढ़िया। थर्ड ईयर में पढ़ी हमने। मतलब बीएससी तक आप मीट्रिक स्पेस और ये सब पढ़ हाँ ये चुके सब हैं। पढ़ चुके। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आर2 एटलीस्ट आप पढ़ चुके हैं चीजें हाँ हाँ पहले। हाँ, आर2 नहीं, वो जनरल आरएन में पढ़ाते थे। भी। हाँ आरएन में पढ़ाते थे वो, उसको पढ़ना करना कठिन होता था हम लोग हाँ के लिए। आरएन में पढ़ने में तो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हो या इनवर्स, वो आरएन में तो हमेशा बहुत मेहनत वाला काम है वो। आरएन में पढ़े अगर थे। आपने ये पूरा बीएससी में सीखा है तो इतना तो हम एमएससी में भी। इम्प्लिसिट हमें याद नहीं है कि हमने वहाँ पे सीखा कि नहीं, लेकिन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हमारा था वहाँ पर। सर आरएन के बारे में हाँ यूक्लिडियन स्पेस को आप समझ तो रहे हैं ना। हाँ वो चीज़ें तो थी। बीएससी में मीट्रिक स्पेस समझते हैं आप, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब जिन लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है, अब कई बार जब बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होती है मैं कई बार हैरान भी रहता हूँ जो अब चीजें आती हैं। तो ये कितना बेहतर है कि बीएससी में आपने ये सारी चीजें सीख ली टाइम पर। तो आपको इसीलिए यूनिवर्सिटी में एमएससी 1 होने के बाद भले ही आपने सेकेंड ईयर के लिए लगा आपको कि ड्रॉप करना है, वहां आपका जेआरएफ हो रहा है। मतलब आपको कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इस लेवल पर हैं, और उस लेवल पे ले जाने के लिए सिलेबस भी तो जिम्मेदार है।
टीचर तो हैं ही, आपकी अपनी मेहनत भी है, कई फैक्टर हैं, लेकिन एक अच्छा सिलेबस होना भी उतना ही जरूरी है ना। कई बार हम लोग सोच रहे हैं हमें लास्ट पेज में हम पढ़े यहाँ, और उस वजह से समझ में ना आए तो बीएससी होते होते मैथ्स छोड़ रहे होते हैं कई बार। तो ये मुझे नहीं, हम लोग अच्छा का लगा। सिलेबस बहुत स्ट्रांग था वहाँ पे, और बहुत सारी चीजें पढ़े वहाँ पे, और बढ़िया इलेक्टिव भी थे और टीचर्स भी थे और उन लोग जी। पढ़ाते थे। एक चीज तो क्लासेस रेगुलर होती थी और उसमें कुछ ये एक बड़ा हाँ फैक्टर है कि वो टीचर अपनी क्लास ले रहा है, क्लास नहीं छोड़ रहे। क्लास नहीं छोड़ता। अगर आप रेगुलर है और पंक्चुअल आप हैं तो स्टूडेंट भी आएंगे। हम्म, अब स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि कॉलेज तो हम चले जाएंगे, टीचर क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं ये नहीं होता तो था, वहाँ अगर ऐसा क्लासेस होता है होती तो थी मुझे ऐसा। लगता है एक बड़ा डिग्रेडेशन आता है फिर। क्लासेस होती थी, और एमएससी जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे एक छोटी सी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी थी, उस पे जाते थे और वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर मिलते थे। तो वहीं पे डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव से मुलाकात हुई थी, जी। और वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते थे। कुछ पूछो तो किताबें निकाल के दे दें, क्योंकि लाइब्रेरी में ढूंढने में बहुत समय लग जाता है कभी कभी। उतनी वैसी लाइब्रेरी सिस्टमेटिक नहीं थी, डिजिटलाइज नहीं थी उस समय, तो वो किताबें निकाल के देते हैं। कुछ डिस्कस करना है, डिस्कस हो जाए। बढ़िया। हाँ। कल भी मैं एक कार्यक्रम में था तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के एक पुराने स्कॉलर ने बताया था मंच से ही कि उस दौर में पीजी में उन्हें 20 किताबें तक मिल सकती थी एक बार में। पीजी में अच्छा। मतलब कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। तो कहते थे हमें 20 किताबें एक बार में मिल सकती थी। आज के दौर में जब आज रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो 20 छोड़ो 5 किताबें। अब दोनों तरफ का है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते भी वाला भी है, लेकिन 20 किताबें तो मैंने भी नहीं सुना था कि एक साथ मिल सकती है पीजी डिपार्टमेंट में। वो मिलती थी, कल एक कार्यक्रम में बता रहे थे। सर अब फिर मैं यहाँ से आपको ले जाना चाहूंगा, फिर आपने अलजेब्रा में ही जैसे सोचा ना रिसर्च वाला, तो एनालिसिस आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे स्कोर भी किया था, फिर आप अलजेब्रा में ही क्यों गए? अलजेब्रा भी अच्छा लगता था, इंटरेस्ट भी था उसमें उस समय। अलजेब्रा जो है, और जो हमारे गाइड थे जिनको मतलब पीएचडी के लिए चुना था, वो भी अलजेब्रा में ही थे। अच्छा। और हमको वो जो एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है ना ग्रुप में, जैसे हमारा एक वो था कि जब हम पढ़ते थे तो हमको बहुत सारी चीज़ें लगता था कि हम इसमें कुछ करें कुछ करें। तो हमको ये लगता था कि वो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया है, वो नंबर ऑफ एसोसिएटिव ऑपरेशन क्यों नहीं काउंट हो रहा है। हमको ये लगता था। अच्छा। तो वो एक इंटरेस्ट था अंदर से, और बाय चांस जब गाइड मिले तो वो भी अलजेब्रा वाले थे, और हालांकि हम अभी तक नहीं काउंट कर पाए उसको कि कैसे काउंट हो। चलिए ये तो एक था मोटिवेशन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही आपकी पीएचडी भी पूरी हाँ। हुई। ये किस वर्ष में हुआ? प्रोफेसर आरपी शुक्ला थे वहाँ पे, जी। और उन्हीं के साथ मेरा पीएचडी हुआ। 2004 में ज्वाइन किए थे और 2009 में पूरा हो गया मेरा पीएचडी। तो आपका टॉपिक क्या था उसमें? स्टडी ऑफ ग्रुप थ्रू ट्रांसवर्सल्स। अच्छा। पीएचडी के बाद फिर आगे? पीएचडी के बाद आगे जो है हमको वहाँ पे एक नैनी में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, सेंट हिगमैन बॉटम, हाँ ऐसे ही नाम है ऐसे ही कुछ उसका। नाम है, लेकिन उसका नाम पहले कुछ और था। इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, था, हाँ हाँ। वो था। तो उसमें हमने पीएचडी सबमिट की, और फ्राइडे को, और वहाँ पे एक टीचर थे जो हमारे सीनियर, हमने बताया डॉक्टर स्वप्निल स्वप्निल। श्रीवास्तव, उनसे बात किया कि सर वहाँ पे कुछ अगर हो तो कोई बताइए। पोस्ट हो वो बोले ठीक है, और हमको वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट मिल गई। हम मंडे से वहाँ ज्वाइन कर लिए। इधर फ्राइडे सबमिट यहाँ किए, जमा हाँ, किया और हाँ, मंडे मंडे से उधर ज्वाइन कर लिए। ठीक। और फिर उसी समय एचआरआई में हमने अप्लाई कर रखा था पोस्ट डॉक के लिए, और वहाँ पे फिर हमने पढ़ाना शुरू किया, और तब तक एचआरआई से कंफर्मेशन हो गया हमारा पोस्ट डॉक का। अच्छा। तो 17 अप्रैल 2009 को हमने छोड़ दिया वहाँ से, एचआरआई हमने एज ए पोस्ट डॉक ज्वाइन कर लिया। तो हमारा पीएचडी में क्या था कि यहाँ पे उस समय एचआरआई में कोर्स वर्क चलता था जब हम पीएचडी कर रहे थे तब। तो हमारे सर भी फ्रिक्वेंटली एचआरआई जाते रहते थे, और तो उन्होंने वहाँ पे बात की। एचआरआई के स्टूडेंट का कोर्स वर्क होता था और बहुत रिगरस कोर्स वर्क होता था। तो वो बात किए, और फिर हम जिसमें पीएचडी ज्वाइन किए थे उस समय का जो बैच चल रहा था उसमें जाके वहाँ पे 6 महीने का कोर्स वर्क, तो उससे भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हमको मिली। आईबीएस प्रोफेसर आईबीएस पासी थे, हाँ, वो एक अलजेब्रा का कोर्स ले रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ। उनकी बुक भी है, उसका हाँ जी। कोर्स करने का मौका मिला हमको।
प्रोफेसर अधिकारी थे, हाँ, एसटी उनका अधिकारी। कोर्स हमको कमेंटोरियस का करने का मौका मिला। प्रोफेसर रत्न कुमार थे, वो अच्छा। मेजर थ्योरी पढ़ा रहे थे, उसका कोर्स करने का मौका मिला। और प्रोफेसर रघुराम थे, और वो टोपोलॉजी का कोर्स ले रहे थे, उनका कोर्स करने का मौका मिला। और ये कोर्स एक अच्छा खासा लेवल के हाँ, कोर्स थे, और काफ़ी अच्छा हमको एक्सपोजर मिला वहाँ से। इसके अलावा हमको एक्सपोजर मिला, आपको हमने एएफएस प्रोग्राम किया आईआईटी बॉम्बे में। जब हमने ज्वाइन किया उसी साल गए थे, करीब 3 हफ्ता रह के आईआईटी बॉम्बे में एएफएस प्रोग्राम अनंत आर शास्त्री, प्रोफेसर अनंत आर हाँ, आनंद शास्त्री सर शास्त्री हैं। कॉम्प्लेक्स हाँ, एनालिसिस। उनका वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, हाँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे सारा चीज़ होता था हाँ, एएफएस। टोपोलॉजी हाँ एएफएस में 3 मेनली वो रखते हैं। हाँ, तो अलजेब्रा एनालिसिस और टोपोलॉजी सभी था, जी। तो वो करने का मौका मिला। फिर एएफएस 2 किया, एचआरआई में हुआ दिसंबर में उसी साल, फिर उसको किया। ऐसा करके हमको बहुत सारा एक्सपोजर मिला, ये चीज़ तो हम मानते हैं। चीजें हाँ, सीखी। चीज़ें सीखी हैं। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक के मैं वैसे एचआरआई के बारे में बताना चाहूँगा। एचआरआई का मतलब हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इलाहाबाद में है, नैनी में। और थ्योरेटिकल जो फिजिक्स है हमारा, और अलजेब्रा वाला जो पोर्शन मैथमेटिक्स का है, अगर इस फील्ड में अगर आपको काम करना है तो इस देश में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान कुछ हैं, उनमें से एक एचआरआई इलाहाबाद भी है। तो एचआरआई अपने आप में पढ़ना या वहाँ जाना ये सम्मान की बात है, बहुत बेहतरीन संस्थान है। जी। तो एचआरआई में करीब हमने पोस्ट डॉक किया 2010 तक। जी। 2010 में हमने फिर उसको छोड़कर यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एज ए कॉन्टेक्ट पे जी, ज्वाइन किया। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्टेक्ट पोस्ट हमको दिया गया, वहाँ पे ज्वाइन किया हमने। और उस समय पटना में थी, हाँ। पटना में थी। और फिर उसके बाद फिर बाद में वो रेगुलर हो गए, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, और जी। 2011 में रेगुलर पोस्ट हमको मिल गई वहाँ पे। सर, जैसे अभी आप उसी विभाग में काम कर रहे हैं लंबे समय से, अब तो आपका अपना कैंपस है गया में बना हुआ, तो गया में बना हुआ है पूरा। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आज जब आप पढ़ते थे और जब अब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के एटीट्यूड में कोई अंतर महसूस होता है जब आप छात्र थे तब और जब अब आप पढ़ा रहे हैं? कितना बदलाव दिखता है आपको? देखिए, जब हम पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उनका डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन टाइप के थे। कुछ बच्चे तैयारी को मोटिव लेके आते थे, जी। कुछ बच्चे कुछ और कर रहे होते थे। जैसे कि बीएससी जब ज्वाइन कर लेते थे बच्चे, तो वो उनका एक रहता था कि हमको इंजीनियरिंग भी करना है। उस समय इंजीनियरिंग में तब कोई बाउंडेशन नहीं था, 4 साल 5 साल आप हाँ, दे हाँ, सकते कभी थे। भी आ जाए। तो बच्चे बीएससी ज्वाइन कर लेते थे और उधर तैयारी करते रहते थे, तो कुछ मन से क्लास नहीं करते थे इस टाइप से, जी। या हाँ, उतना वो नहीं था, वो कुछ क्लास करते थे नहीं करते थे, अपना इंजीनियरिंग में लगे रहते थे। हाँ। लेकिन अभी जो हमको जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त बैचलर में अभी तो यूजी शुरू हुआ है, लेकिन शुरू में यूजी वहाँ पे नहीं था, तो वहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स था। और उससे पहले सिर्फ पीजी हम लोग पीजी पढ़ाते चला थे। रहे थे। तो हाँ। पीजी में इस टाइप का प्रॉब्लम बच्चों का नहीं था, वो आते थे और अटेंडेंस भी एकदम कंपलसरी था, तो वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बच्चे और जो मिलते थे, ठीक ठाक बच्चे मिलते थे। बच्चे ठीक ठाक इन द सेंस कि मतलब वो मतलब इस टाइप के नहीं होते थे कि वो उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं है, करना नहीं है, या बैठे हैं, इस टाइप वाले बच्चे नहीं होते थे। जो प्रॉब्लम होती थी वो मतलब जिस बैकग्राउंड से हैं उनका बैकग्राउंड कमजोर होता था, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता था कि हमको करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमको नहीं दिखी। बिहार में शायद बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ाने वाला उतना मौका ना मिल रहा हो, तो जो बच्चे हमारे पास पीजी के लिए आते थे वो कमज़ोर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ठीक इस है। टाइप के नहीं होते थे कि वो बदमाशी कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो पढ़ते थे। बढ़िया। हाँ, ये समस्या नहीं थी। सर, जैसे ना हमारे पास लगभग मेरे ख्याल से 40-42 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इस समय देश में। आपके गणित के विभाग के बारे में भी हमने सुना है कि वो अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, आप लोग अच्छा है। फिर भी मुझे लगता है जो लोग ये देख रहे हैं, वो आप उन्हें एक बार बताना चाहेंगे कि वो सीयूईटी के थ्रू अगर आपके यहाँ आना चाहें, यूजी पीजी गणित विभाग के, विशेषकर हमारे गणित के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो आपको ही क्यों चुनना चाहिए? मतलब ऐसी क्या खास बात है कि आपको चुना जाए? तो आपने विभाग के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के साथ पूरी तरह से, और सिलेबस भी हम लोग का इतना बुरा नहीं है। इतना बुरा सिलेबस इन तो द अच्छा, सेंस कि सिलेबस अच्छा है आपका। इतना बुरा इन द सेंस कि और जगह और अच्छा सिलेबस भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन
हम लोग मेहनत भी करते हैं, और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों के साथ हम लोग समय देते हैं। हम लोग रहते हैं वहाँ मोटा मोटी पूरा दिन भर रहते हैं। जी तो आप 10 से 5 के बीच में आके जब भी आप पूछिए, हम लोग अवेलेबल रहते हैं और जी। बच्चों से बात करते हैं। अगर उनको डाउट होता हो तो डाउट भी, अलग से क्लास भी हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास में नहीं पूछ सकते, ये सब टाइप की समस्या वहाँ पे नहीं नहीं, है। सर तो बहुत विनम्र इंसान है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं खुद भी सर की क्लास में बैठा हूं और देखा हुआ है हमने कि हाँ, वास्तव में जैसा कह रहे हैं वो है भी। और गणित विभाग का जो आपका सिलेबस है, आप लोगों ने जो डिजाइन किया है, जो करिकुलम है, उसमें पर्याप्त स्कोप है। मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, कई चीजें अच्छी होंगी। तो ये बात है भी कि जो भी आप इसको देखते हैं, अगर आपके पास किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का विचार है गणित के पढ़ाई के संदर्भ में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का गणित विभाग मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकता है आपके लिए। आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वहाँ कुछ लोगों को, जितनी मेरी समझ भी है, मैं तो चाहूंगा कि आप जाएं और सीखें और मेहनत करें वहाँ। सर, जो हमारे नए स्कॉलर हैं, अब रिसर्च में जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? रिसर्च क्योंकि वालों कई को। बार रिसर्च में भी, पीजी में भी, अब कई बार ये हो रहा है ना, एआई के बाद जैसे जिस तरह की न्यूज आती है, अभी मजेदार बात यह है कि एआई की चर्चा जितनी भी कर लें हम, हमें बहुतों को ये क्लियर नहीं है कि एआई एग्जैक्टली क्या क्या रिप्लेस करेगा, कब तक करेगा, ये पता ढंग से किसी को भी नहीं है। लेकिन अब फिर भी जो चर्चाएं होती हैं वो कई बार डिमोरलाइज करती हैं। तो आप गणित के बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो पीजी या रिसर्च में आ रहे हैं, कि आपके लिए क्या स्कोप है, अभी आप क्या क्या कर सकते हो, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं, आपको ये करना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, गणित एक्चुअल में क्या है ना, कि गणित एक लैंग्वेज है जिसको कि अगर आपने एक बार समझ लिया, समझ लिया इन द सेंस कि अगर आपका वो लॉजिक उस तरह से डेवलप हो गया जी। कि इसके बाद क्या करना है, हम्म। तो आपको लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और गणित पढ़ा हुआ बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा है गणित, तो उसको पैसा अर्निंग में भी दिक्कत नहीं होगी। हम्म। इतने सारे ऑनलाइन साधन हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग साइट है और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो भी आपके पास ऑप्शन बंद नहीं होगा, और हो सकता है उनसे अच्छा आप सैलरी वहां से उठा लें। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं, अगर दो चीज में आपने कमांड कर ली, अच्छे से इन द सेंस मतलब आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आ रहा है, बस इतना ही सीखना है। इतना अगर आपने सीख लिया तो आप कर सकते हैं। और मास्टर करने के दौरान और पीएचडी करने के दौरान ये हैबिट कि हम बुक पढ़ के उससे सीखना प्रारंभ कर दें अगर, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आप नया ब्रांच जाएंगे, सीखेंगे और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करके लेते जाएंगे। तो अब इस जहाँ तक बात है स्कोप की, तो देखिए, जब पीएचडी आप कर रहे हैं तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले, जिसमें कि अभी सैचुरेशन है, जिस समय हम लोग ने किया था उस समय खुल रहा था, क्योंकि जी। 2009-10 के करीब जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज खुली थी बहुत बहुत सारे सारी। आयसर और तो हम लोग तो बहुत वैकेंसी थी उस समय, अभी इतनी वैकेंसी नहीं है, नहीं। सैचुरेशन है। जिस समय हम लोग पीएचडी करते थे उस समय बहुत लिमिटेड बच्चे पोस्ट डॉक पे थे, एचआरआई में 2 या 3 बच्चे थे। आज एचआरआई के अंदर 17-18 बच्चे होंगे पोस्ट डॉक के लिए। यही हाल आईटीज का है, लिमिटेड बच्चे पीएचडी करते थे, अभी पीएचडी छोड़िए, जितने पीएचडी करते थे उतने ही बच्चे भी पोस्ट डॉक में होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जॉब में सैचुरेशन है। हम्म। लेकिन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो इतने सारे कॉलेजेस हैं आपको, हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं लोग। नहीं, अच्छा काम भी, कई हाँ, यूनिवर्सिटीज का अच्छा काम है, सभी का नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत सारी अच्छा काम अच्छी वहां भी कर सैलरी रही दे है। रहे हैं, तो आपको एक टीचिंग स्किल डेवलप करना जी। और अच्छे से चीज़ों को समझना, एक ये मैटर करता है। अच्छा, दूसरा, आजकल ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। ट्रेंड इसलिए बदल रहा है कि अभी सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, जी। ट्रेंड में जो है स्टैट और कंप्यूटर साइंस भी घुस गया है। हाँ। क्योंकि जो डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स हैंडल करता है, वही डिपार्टमेंट आजकल देखिएगा तो आपको जो है एआई का कोर्स भी खुल रहा है, या कंबाइंड टाइप के डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, या डाटा एनालिसिस वाला कोर्स खुल रहा है। तो आपको क्या चाहिए, अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ने से नहीं होगा, आपको बहुत सारे कोर्स एनपीटीईएल पे मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा स्टैट जानना और थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस जानना, अगर आप दोनों इन तीनों में अच्छे से थोड़ा थोड़ा कर संतुलन बना लेंगे, लें। संतुलन बना लेंगे, तो आपको जॉब के लिए कमी नहीं होगी, आपको मिल जाएगी जॉब।
बढ़िया। इंडस्ट्री में सर, भी ये मिल जाएगी चीजें, और ये कॉलेजेस और हाँ, और यूनिवर्सिटीज जो में भी भी मिल मिलेगी, जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट सारी चीज हैंडल कर रहा है यस सर। आजकल, मैथ्स वाले सब तरह का काम कर रहे नहीं, ये सारी चीजें फिर भी हिम्मत बढ़ाती हैं बच्चों हैं। की। और सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसको देख या सुन रहे होंगे तो शायद उनको एक सकारात्मक नजरिया मिला हो। आपका अपना संघर्ष, कहाँ से आपने यात्रा शुरू की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कितना विनम्र इंसान है अभी भी। और ये हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत भी होती है। एजुकेशन का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन में एक जॉब ओरिएंटेड ही चीजें नहीं सीखी जाती। आपको मशीन नहीं बनना है पैसे कमाने की, आपको इंसान बनना है। और उसके बाद अपनी बात कैसे रखी जाती है, ये बहुत सारी चीजें आप सीखते भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत सार्थक रहेगी और बच्चे सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैं।